हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल डी टारगेट। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में एक्शन रिसर्च के बारे में डिस्कस किया था, एक्शन रिसर्च का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा के बारे में और उसकी विशेषता के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हमारा जो एक्शन रिसर्च पार्ट 2 है, इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक्शन रिसर्च में किस तरीके से एक्शन रिसर्च किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्शन रिसर्च अन्य जो रिसर्च होते हैं, ठीक उसी प्रकार के स्टेप्स का अनुकरण क्रियात्मक अनुसंधान में किया जाता है। तो मैंने आपसे भी बताया था कि एक्शन रिसर्च में बहुत ज़्यादा औपचारिकता का ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वो तो ज़रूरी है, होती ज़रूर है, लेकिन जो एक्शन रिसर्च किया जाता है अन्य अनुसंधान की तरह, इसमें भी कुछ प्रक्रियाओं का अनुपालन करना आवश्यक हो जाता है। तो उसी को हम जानने का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से एक्शन रिसर्च करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया में जो मैंने बताया है, फर्स्ट जो है समस्या की पहचान तथा सीमांकन करना। सेकंड जो है आपका समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। थर्ड जो है क्रियात्मक परिकल्पना की रचना करना। फोर्थ जो है क्रियात्मक अभिकल्प का निर्माण करना। और फिफ्थ जो है परिणामों का मूल्यांकन करना। तो अब हम समझते हैं, एक एक स्टेप्स को समझते हैं कि कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहली जरूरी बात होती है समस्या की पहचान करना। कोई भी जो व्यक्ति होता है, तो सबसे पहले उसके लिए जरूरत इस चीज की होती है, उसकी समस्या क्या है, समस्या की पहचान। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब एक शिक्षक जो है कक्षा में शिक्षण कार्य करता है, तो बहुत सारी परिस्थितियां उसके सामने आती हैं और उन परिस्थितियों में उस समस्या की पहचान करना, जहां से उसको लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है, और इस चीज की पहचान करना एक तार्किक अनुभवशाली व्यक्ति होना चाहिए। अनुसंधान में अगर किसी समस्या की पहचान करने का एक तार्किक तार्किक और अनुभवशाली ही व्यक्ति अच्छी सही तरीके से समस्या की पहचान करके उसका सीमांकन करना जरूरी होता है। सीमांकन करना का मतलब क्या है? सीमांकन करना का मतलब हमारी जो समस्या है बेसिकली कहाँ पे है, और उस समस्या का जब हम सीमांकन कर ले जाते हैं, तो हमारा जो अनुसंधान का क्षेत्र होता है, एक हम उस टारगेट को ध्यान में रख करके उस समस्या का जो क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रख करके ही हम अपना अनुसंधान कार्य आगे बढ़ाते हैं। दूसरा है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। हम क्या करते हैं कि जब हमें समस्या का पता लग जाता है, जब हम समस्या की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, तो हम उस कारण का विश्लेषण करते हैं कि समस्या का मुख्य कारण क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो ये विश्लेषण एक जो है अनुसंधानकर्ता जो है वो करता है। तीसरी चीज आती है क्रियात्मक परिकल्पना की रचना करना। थर्ड स्टेप में क्रियात्मक परिकल्पना। परिकल्पना क्या होता है? सबसे पहले हम परिकल्पना को समझते हैं। परिकल्पना जो होता है एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। टेंटेटिव सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि संभावित समाधान होता है। जब भी कोई हमारे सामने समस्या आती है, तो सबसे पहले हम उसके हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना बनाते हैं कि इसका अमुक कारण हो सकता है। अब अमुक कारण हो सकता है, वो जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। इन परिकल्पना हम बनाते हैं। और फोर्थ स्टेप पे आता है क्रियात्मक अभिकल्प का निर्माण करना। क्रियात्मक अभिकल्प क्या होता है? जब भी हम कोई समस्या का सीमांकन करके और उसके विश्लेषण करने के बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो उस हाइपोथेसिस में करने के पश्चात हम उसकी एक डिजाइन बनाते हैं, हमें कैसे, किस तरीके से, किस टूल्स का उपयोग करके हमें निष्कर्ष पर पहुंचना है। तो ये हम अभिकल्प बनाते हैं। और पांचवा जो है परिणामों का हम एनालाइजेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अब देखिए, अगर इन चारों चीज़ों को हमें और बेहतर ढंग से समझना है, तो हम एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले समस्या का पहचान तथा सीमांकन करना। मान लीजिए खुद हैं, आप जो है कहीं बाहर जाते हैं
और बाहर जाने के पश्चात जब आप घर वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपकी फूल घर के सामने फूल लगा हुआ है, जो आपका जो है छप्पर वगैरह है, जो भी है, और जो लॉन है वो अस्त व्यस्त सब हुआ है और आपका छप्पर जो है अस्त व्यस्त हुआ है। तो अब आप क्या करते हैं? अब आपके सामने समस्या आ गई, आपने देखा, और अब आप क्या करते हैं? उसका उसका जो है वास्तविक कारण वास्तविक कारण जानने का प्रयास करते हैं। वास्तविक कारण जानने का, ये समस्या के कारण मतलब वास्तविक कारण जानने का प्रयास करते हैं और विश्लेषण करते हैं। वास्तविक कारण वास्तविक कारण जो है आप जानने के प्रयास के क्रम में आप विभिन्न डेटा कलेक्शन करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है आप जो है क्या करते हैं? जब इस कारण का पता लगाने का प्रयास करते हैं तो आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस में क्या करते हैं? आप ये सोचते हैं कि ये जो छप्पर या जो हमारा लॉन अस्त व्यस्त है, इसके आप दो लॉजिक लगाते हैं। पहला लॉजिक आपने ये लगाया कि ये जो है हो सकता है जो हमारा लॉन अस्त व्यस्त हुआ है पड़ोसी के बच्चे हों और उन्होंने ऐसा कर दिया हो। और दूसरा आप लगाते हैं कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि तूफान आया हो और जो है ये अस्त व्यस्त हो गया हो। अब आप इन्हीं दो हाइपोथेसिस पे वर्क करना शुरू करते हैं। आपने एक संभावित, मैंने पहले बताया था कि हाइपोथेसिस क्या होता है, ये संभावित समाधान होता है, ये टेंटेटिव होता है, ये करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। अब आप क्या करते हैं? जब ये आप परिकल्पना दो बनाते हैं तो आप उसी पर वर्क करना शुरू करते हैं, डेटा कलेक्शन का काम शुरू करते हैं। डेटा कलेक्शन में क्या करते हैं? आप इस हाइपोथेसिस का टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट की क्रिया में आप क्या करेंगे कि आप जो है देखेंगे कि पहला जो हाइपोथेसिस आपने बनाया कि बच्चे जो है ये उनकी द्वारा किया गया जो है अस्त व्यस्त का कार्य है, अर्थात बच्चों ने उपद्रव से सारा कार्य किया है। लेकिन आप देखते हैं कि जब पता लगाते हैं, अगल बगल से सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, पड़ोसियों से या सुना, तो पता लगता है कि बच्चे जिस समय वो परिवार बाहर था, जो व्यक्ति पीड़ित है वो जब बाहर था तो उस समय बच्चे जो थे आसपास के वो भी जो है स्काउट गाइड में ट्रेनिंग के लिए गए थे। तो ये तो पहले लगता है कि ये तो गलत हो गया, हो ही नहीं सकता। अब दूसरा उस पर चलता है तूफान का कारण, तो फिर ये क्या करता है? आस पड़ोस की स्थिति को जायजा लेता है, तो वो भी देखता है कि उनके भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी हैपनिंग घटित हुई थी, उनके भी यहाँ जो कंडीशन दिखाई पड़ रही है अमुक व्यक्ति के यहाँ, उनके भी यही कंडीशन है। तो इसके अलावा वो फिर इसके बाद भी वो जाता है उस डेट में, जिस डेट में उसको पड़ोसी बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी, तो वो न्यूज़पेपर देखता है कि इस दौरान क्या ऐसी तूफान या कुछ ऐसा आया था। तो हाँ, न्यूज़पेपर के थ्रू भी उसको जानकारी मिलती है कि जो है अमुक तारीख को तूफान आया था और जिसके कारण ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं। तो कहने का मतलब अब परिणामों का मूल्यांकन कर लेता है कि अब उसका जो सेकंड हाइपोथेसिस था, सेकंड हाइपोथेसिस जो तूफान था, तूफान के आने के कारण अस्त व्यस्त हुआ था, वो करेक्ट हो जाती है। और इस तरीके से वो जो है अपनी समस्या का जो टेंटेटिव समाधान था उसमें जो दूसरा आपका हाइपोथेसिस था वो करेक्ट मान लिया जाता है और निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि अमुक घटना इस कारण से हुई थी। तो दोस्तों, सबसे चीज ये होती है कि जब भी कोई अनुसंधान कार्य किया जाता है तो देखिए हाइपोथेसिस कई प्रकार की होती हैं। तो हाइपोथेसिस में इसका एक अलग चैप्टर है जिसमें नल हाइपोथेसिस होता है, सामान्य हाइपोथेसिस होता है, सरल जटिल हाइपोथेसिस, इस तरीके से बहुत सारी हाइपोथेसिस होती है। जब कोई रिसर्चर जो होता है, अनुसंधानकर्ता होता है, जब अनुसंधान कार्य करता है तो उसको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना हाइपोथेसिस बनाए हुए हम जो है निष्कर्ष पर या समस्या का सीमांकन या एक जो है हम एक प्रकार से उसका सीमांकन करते हैं। हाइपोथेसिस कहीं न कहीं हमारे दायरे को, हमारे जो अनुसंधान क्षेत्र को जो है एक जो है बेस लाइन प्रदान करती है, अर्थात एक सीमा में बांधने का कार्य करती है, क्योंकि हम तब उसी हाइपोथेसिस पे वर्क करते हैं। और जब हाइपोथेसिस में जब हम बनाते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस अगर करेक्ट हो गई तो आपकी हाइपोथेसिस सही है, इनकरेक्ट हो गई तो रिजेक्ट हो जाता है, या तो रिजेक्ट होता है या एक्सेप्टेंस होता है, दो चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि पहले हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई और जो दूसरी हाइपोथेसिस थी वो
करेक्ट हुई। तो दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो हाइपोथेसिस, एक्शन रिसर्च, अनुसंधान की प्रक्रिया में इन सारी चीज़ों का अनुपालन किया जाता है और ये इसी क्रम में चलता है। पहले आप समस्या का चयन करते हैं, फिर संभावित कारण को जानने का प्रयास करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर जो है आप डिजाइन बनाते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं। कहने का मतलब, समस्या पहले, कोई भी शिक्षक अगर एक्शन रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, कोई भी शिक्षक जब शिक्षण कार्य कर रहा होता है तो उसके सामने पहले जो भी, चाहे वो कक्षा से संबंधित कोई समस्या हो, पहले उस समस्या की पहचान करता है। पहचान करने के बाद उसके संभावित कारणों का पता लगाता है, संभावना, पॉसिबिलिटी कॉजेज क्या हो सकते हैं, उसकी वो जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। और उसी क्रम में फिर आगे वो जो है हाइपोथेसिस बनाता है, इस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, वो हाइपोथेसिस बनाता है। और फिर हाइपोथेसिस के बाद वो डिजाइन करता है, क्योंकि जब एक्शन रिसर्च, आपको मैंने बताया, अगर एक्शन रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक्शन रिसर्च जब किया जाता है तो कोई भी रिसर्च किया जाता है, विभिन्न टूल्स होते हैं और उसमें जैसे आप टूल्स की बात अगर करते हैं, प्रेक्षण हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, ठीक है, इंटरव्यू हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसके द्वारा हम डेटा कलेक्शन करते हैं। तो डिजाइन में हम क्या करते हैं, जब एक्शन रिसर्च करते हैं तो हम एक्शन रिसर्च चूंकि ऐसी स्थिति में किया जाता है कि हमारा कार्य बाधित ना हो, क्योंकि जब भी आप एक्शन रिसर्च करते हैं, मान लीजिए कोई कक्षा में ऐसी समस्या किसी बच्चे के पास है, वो जो है किसी समस्या से ग्रसित है, अर्थात आपके होम असाइनमेंट मैंने पहले बताया तो पूरा करके नहीं आता है, तो अब आप उसी के केवल खोज में ही लग जाइए कि नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है और सारी क्रिया विधि आप रोक दीजिए, तो ये चीज़ें जो है स्वीकार नहीं हो सकती है। आपका क्रियात्मक अनुसंधान भी चलता रहेगा, आपकी शिक्षण क्रिया भी चलती रहनी चाहिए, अर्थात जो कार्यक्रम, प्रोग्राम, प्रोसीजर में है, जो कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम आप कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, उसको रोकना नहीं है, वो चलता रहे, साथ ही साथ हमारे एक्शन रिसर्च भी चलता रहता है और फिर हम एक निश्चित रिजल्ट पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्शन रिसर्च के प्रोसेस के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको अगले वीडियो में एक्शन रिसर्च का एक सटीक उदाहरण लेके प्रस्तुत होंगे, जिसको हम बताएंगे कि किसी एक बिंदु पर, किसी एक टॉपिक पर, अगर हमें किसी एक समस्या पर हमें एक्शन रिसर्च करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये एक्शन रिसर्च पार्ट 2 का जो है क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया ये समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्शन रिसर्च पार्ट 3 लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।